कौन बनेगा प्रधान? जी हां, बीटेक एमबीए पास लोग इस प्रधानी के चुनाव में असफल रहे हैं और उनके समक्ष, उनके सामने जो 3, 4, 5, 6 जिन्होंने पास किया है, उन्होंने उनको पटखनी दे दी है। यही रंग है लोकतंत्र का, यही रंग है हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का। स्वागत है आप सभी का के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और अब हम जिक्र करेंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में कि सूबे में जो प्रधानी के चुनाव हुए, किस तरह से चुनाव रहे, किस तरीके से जो प्रत्याशी जीते वो प्रधान बने और जो हारे वहां पर किस तरीके से गम है उनके सामने। तमाम चीजों की हम बात करेंगे और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जिनको जीतना था वो जीत गए, जिनको हारना था वो हार गए। कौन बनेगा प्रधान जरूर कह रहा हूं मैं, लेकिन हां, प्रधान अब बन चुके हैं। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा कि जो बीटेक एमबीए पास करके लोग आए थे ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने के लिए, जो कि विदेश की खासी नौकरी छोड़कर आए थे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, वो पराजित हुए हैं और उनको पराजित किया है उनसे बहुत कम दर्जे के पढ़े लिखे लोगों ने। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस समय बिजनौर से आ रही है। बिजनौर में जर्मनी से 37 लाख सालाना जो उनकी इनकम थी, इतने बड़े पैकेज पे काम कर रहे थे। नौकरी छोड़कर झुजेला गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे तरुण शेखावत चुनाव हारे हैं। तैमूरपुर पंचायत से चुनाव हारी हैं प्रिया। दूसरी खबर इसमें ही जुड़ी हुई है, यह भी बिजनौर ही जिला है। नोएडा से मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर तैमूरपुर ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रही प्रिया चुनाव हारी हैं। ये दोनों खबरें चौंकाती हैं। चौंकाती इसलिए हैं कि आखिरकार गांव के लोग क्या सोचते हैं, कौन उनका विकास करेगा, कौन उनके साथ रहेगा। और इन तमाम भावनाओं में बहकर, या जिसको कहते हैं आपसी रिश्ते, या आपसी रिश्तों की कद्र करके लोग वोट डालते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव ऐसे ही होते हैं। और इसमें तरुण शेखावत, जो कि जर्मनी से 37 लाख सालाना की इनकम जो उनकी हो रही थी, उस नौकरी को छोड़कर झुजेला गांव से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, वो हार चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़कर प्रिया चुनाव लड़ने के लिए आई थी तैमूरपुर ग्राम पंचायत में, वो भी चुनाव हार चुकी हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे पर अनपढ़ भारी हैं, कम पढ़े लिखे भारी हैं। और ये चुनाव का जो गणित है, इसका शिक्षा से कोई वास्ता सीधा सीधा हो, कम से कम ऐसा नहीं लगता है इन परिणामों को देखा जाए अगर तो। क्योंकि निश्चित तौर पर जो एमबीए पास है, जो बीटेक पास है, उनके पास में जहनी तौर पर उनकी काबिलियत है, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता कहीं ज्यादा होती है। लेकिन इस पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग जनता के बीच में हमेशा रहे हैं, जो गांव में रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जिनको समस्याओं का पता है, जिनको कह सकते हैं कि उनके सुख दुख के हमेशा के वो भागीदार रहे हुए हैं, जो लगातार जनता के बीच में रहे हैं, शायद उनके पास अनुभव का संसार ज्यादा होता है। इसलिए आखिरकार प्रधानी के चुनाव में उनको जीत मिली है। और बिजनौर में तरुण शेखावत ग्राम झुजेला से चुनाव हार गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद हैं इस समय मौजूद। जहीर, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला है ये परिणाम, लेकिन आप चूंकि स्थानीय धरातल से वाकिफ हैं, चीजों को आप बेहतर समझते हैं, क्या इसको अप्रत्याशित चुनाव परिणाम माना जाए या ये सब कुछ जो हुआ है ये प्रत्याशित था? जहीर, देखिए, बिजनौर का जो इलाका है वो जो बता दूं मैं आपको, हट के थोड़ा सा पर होता है, किसी होता है तो समय के विपरीत यहाँ पर जो है आते हैं। आज यहाँ पर नतीजा जो शेखावत अपनी नौकरी से 37 लाख करके गांव का विकास करने का, ये कुछ तकनीकी समस्या आ रही जिसके चलते हमारा संपर्क टूट रहा है। जहीर, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जहीर, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, हम चाहेंगे थोड़ा स्पष्ट आप बोले, एक बार फिर से अपनी बात कहें, जो बात आपने भी कही। जी, देखिए ये बिजनौर का जो थोड़ा सा इलाका है, ये थोड़ा सा अलग हटके, तो वो यहाँ का चुनाव में जो है रिजल्ट अक्सर आता है। इसी के चलते आज जो तरुण शेखावत जो झुजेला गांव में अपना जर्मनी की नौकरी छोड़कर गांव का विकास करने के लिए प्रधानी का इलेक्शन लड़ने आए थे, आज वहां भी ऐसा ही हुआ है। और जो
पुराना प्रधान था जिनके ऊपर घोटाले का आरोप था। जनता ने एक बार उन्हीं के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया और वही जीत गए हैं। तरुण शेखावत 150 वोट से लगभग हार गए हैं। जी, क्या हम ये माने कि चुनावी मैनेजमेंट के जानकार नहीं है? भले ही ये बिजनेस मैनेजमेंट जानते हो, लेकिन तरुण शेखावत चुनावी मैनेजमेंट के जानकार नहीं रहे हैं। या फिर हम प्रिया की बात करें, वो भी नहीं जानती कि चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, रातों रात कैसे खेल किया जाता है, कैसे मतदाताओं को प्रभावित किया जाता है। इन तमाम गणित में ये लोग अभी पढ़े लिखे नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, इन्होंने शिक्षा की जो डिग्री है, कई सारी डिग्री तो यहाँ पर इन्होंने ले ली है, लेकिन जो गांव के जो राजनीति की जो शिक्षा होती है वो अलग तरीके से होती है। गुणा भाग का खेल जो है रातों रात होता है। उसी के चलते जो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल दोनों प्रत्याशी हार गए हैं। पूरा मामला यही बिल्कुल। हम आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में तरुण शेखावत खुद मौजूद हैं। तरुण जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। जीत हार ये तो जीवन में चलता ही रहता है। बहरहाल आपने इतना अच्छा काम किया कि आप बिजनौर आए, जर्मनी से लौट के आपने यहाँ पे चुनाव लड़ा। इसके लिए तो कम से कम आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। जीत हार मायने नहीं रखती फिलहाल जब आप काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी तरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे आपको आपकी यह हार क्यों हुई? देखिए, कई बार लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को गाँव के स्वार्थ या देश स्वार्थ के ऊपर कर देते हैं, देश के ऊपर कर देते हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ। जी, व्यक्तिगत स्वार्थ का आप जिक्र करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें जो कि आपने इन प्रधानी के चुनाव में प्रचार में आपने महसूस की हो? देखिए, वो पुराने खिलाड़ी थे, खरीद फरोख्त बहुत अच्छे लेवल पे की गई। मुझे ये आशा थी, विश्वास था कि लोग सच का साथ देंगे। तो ऐसा नहीं, सच का साथ नहीं दिया। 534 लोगों ने तो मेरा साथ दिया। अब देखिए, जनता है, देश है, समय लगेगा, बदलाव आएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बदलाव आएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सकारात्मक जो आपका बिहेवियर है, सकारात्मक जो आपकी सोच है, निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ाएगी। तरुण, गांव को लेकर या गांव के चुनावों को लेकर आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। अनुभव ये है कि लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को एक्चुअली जो शॉर्ट टर्म जो पैसिवनेस होता है, शॉर्ट टर्म अफेक्शन में ले लिया लोगों ने। तो ये बहुत मायने रहा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाद में पता चला कि रात में खरीद फरोख्त हुई बड़े पैमाने पे। जो अशिक्षित लोग थे उनके साथ खरीद फरोख्त की गई। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जो क्या आपको कहीं से लगता है कि आपको कुछ पहले आ जाना चाहिए था? आप 1-2 साल यहाँ रुकते, गांव में पहले रहते, लोगों के बीच संपर्क होता, लोगों के साथ बॉन्डिंग आपकी होती, और उसके बाद में शायद आपके लिए बहुत आसान होता। देखिए, हाँ, ये भी है, ये भी एक कारण है, क्योंकि मुझे आए हुए 1 वर्ष ही हुआ था, 1 सवा साल ही हुआ था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तरुण शेखावत जो कि जर्मनी से लौटे थे, 37 लाख सालाना की उनकी सैलरी पैकेज था, उसके बावजूद जो है उन्होंने वहां की नौकरी छोड़कर बिजनौर आना पसंद किया और चुनाव लड़े। ये अलग बात है कि वो हार गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया और उनकी सकारात्मक सोच ही मुझे लगता है कि शायद आगे आने वाले दिनों में एक सकारात्मक राजनीति की तरफ पहल होती हुई कम से कम मैं देख रहा हूं। निश्चित तौर पर ये जो पहल है ये छोटी छोटी सही लेकिन स्वागत योग्य हैं। उत्तर प्रदेश में छोटी संसद यानी ग्राम प्रधानी के लिए हुए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इन परिणामों से कहीं खुशी तो कहीं गम की पूरे दृश्य देखने को मिले। गांव वालों में भी अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर काफी उत्साह दिखा और वहीं प्रत्याशियों द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की आशा भी। लेकिन जब हमने उन्नाव जिले में जीते हुए प्रत्याशियों की बात की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई, कुछ अलग सामने आई। जीते हुए प्रत्याशी हैं और उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनके गांव के मुद्दे क्या हैं। जीत के चंद घंटों में ही प्रत्याशियों को यह भी याद नहीं आया कि उन्होंने क्या क्या वादे किए। जीत के चंद घंटों का यह हाल है। चंद मिनटों की बात हम कहें तो भाई जनाब, ये गांव में जब जाएंगे प्रधानी का चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद, तो ये क्या विकास करेंगे आप सुनिए और सोचिए। ये हमारे गांव के प्रधान। अभी आपकी जैसे आप गांव के प्रधान पद जीत चुके हो आप, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, किस तरीके से आप गांव का विकास करवाओगे? क्या मेन मुद्दे होंगे आपके? प्रधान जी कहाँ से जीते हो आप? बरवट से जीते हैं। कितने वोटों से जीते हो? अभी तो जानकारी नहीं। जीत गए हो आप?
अच्छा, बरवट में आप जीते, तो बरवट में आप जीतने के बाद अभी वहाँ क्या क्या काम कराओगे, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? अरे तो काम कराए। कौन कौन से काम? जैसे कुछ तो सोचा होगा अभी आपने, जैसे चुनाव इतने दिन से प्रचार किया, तो क्या क्या वादे किए, क्या कराओगे आप? अरे नाली खरंजा समझिए। और ये देखिए, लोकतंत्र बढ़ रहा है या लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, ये सवाल है। और बड़ी बात यह है कि हम कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला के बगल में जो पति खड़े हैं, ये पतियों का सशक्तिकरण हो रहा है ये या फिर महिलाओं का सशक्तिकरण, ये जानना समझना बेहद दिलचस्प है। आप हमारे इस कार्यक्रम में लगातार जुड़ते हैं। आप अगर कुछ इस समय सोच रहे हैं, अपने जहन में आप कुछ रख रहे हैं, कोई विचार, कोई ख्याल, तो हमारे टेलीफोन नंबर्स के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से, क्यों ये कार्यक्रम आपके लिए है और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स का। इन तमाम चुनावों के दौरान और खासतौर से जिस तरीके से ये मतगणना संपन्न हुई, उसके बाद में जीते हुए प्रत्याशियों से उनके चुनावी मुद्दों को जानना कहा, तो क्या कुछ उन्होंने खुद ही कहा, ये आप सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर जी की ग्राम प्यारेपुर की प्रधान पद से जीती हुई महिला प्रत्याशी। आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनके क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से वो गांव का विकास करेंगे और क्या क्या उनके आगे के मुद्दे होंगे। क्या नाम है? अनुराधा जी, कौन से पद से आप जीते हैं, कौन से गांव से जीते हुए? आपकी क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से आप गांव का विकास करेंगे, क्या क्या दिक्कतें भी आपको सामने दिख रही हैं जिनको आप सही करने की कोशिश करेंगे? अरे नाली खंजाओ और यही विकास, आवास, विधवा पेंशन। प्रधान प्रत्याशी की आप क्या है? हस्बैंड जी। क्या मुद्दे होंगे आपके, किस तरीके से आप चीजों को सही करेंगे? विधवा को पेंशन कराना, गरीब आदमी की मदद करना जी। अच्छा, जो आपने प्रधानी का पद पे ही लड़ाया हुआ है आपने, और ये प्रत्याशी भी थी पद में, तो इनको मुद्दे, गांव के जो मुद्दे हैं या दिक्कतें हैं, इनको नहीं पता है? हमारे लोगों को पता, बिल्कुल। ये चीजें, जैसे कि प्रत्याशी हैं, आपकी वाइफ है, क्या उनको ये सारी चीजें पता है, गांव की स्थिति उनको पता है? पता है। तो हम बात करते हैं आपकी वाइफ से भी। गांव की क्या समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको आप सही करना चाहोगे? किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा और आपके गांव वालों ने आपको जिताया भी, तो किन मुद्दों को आप सही करोगे? समस्याएं क्या हैं, किन समस्याओं को आप सुधारोगे? समस्याएं क्या हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री का कौन है? प्यारेपुर ग्राम के प्रधान, क्योंकि अभी हाल ही इन्होंने विजय प्राप्त की है। देखना यह है कि इस तरीके से ग्राम प्रधान जो चुने गए हैं, जो केवल महिला पद की उम्मीदवार थी, उन्हें गांव की समस्याओं के बारे में नहीं पता था, फिर भी उम्मीद करते हैं कि वो अपने ग्राम की समस्याओं को पूरी तरीके से सही करेंगे और सारी दिक्कत वहां की खत्म करेंगे। उम्मीदें भी वहां की जा सकती हैं जहां पर मिट्टी की जगह है, गड्ढा खुद सकता है, पानी निकल सकता है, लेकिन पत्थरों और पहाड़ों से हम उम्मीद क्या कर पाए जहां पे तोड़ने पर भी वहां पानी नहीं निकल सकता है। कुछ ऐसी उम्मीद हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, लेकिन जो कुछ हमने देखा और हमने पाया वो शर्म के अलावा और कुछ महसूस नहीं कर पा रहे थे। वो इसलिए कि इसको महिला सशक्तिकरण कहा जाए या फिर लोकतंत्र का मखौल, मजाक उड़ाया जा रहा है, इसके अलावा और दूसरा कोई शब्द नहीं हो सकता है। कहने के लिए महिला सीट घोषित कर दी गई, लेकिन वो उधर मुंह कर रही, वो उधर मुंह कर रही, और प्रधानपति सशक्तिकरण ये जरूर कहा जा सकता है। ये शब्द मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर होगा। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ए.के. ओझा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और नाहिद अकील जी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का ही स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ए.के. ओझा साहब, अंबिका प्रसाद ओझा जी, हम यहां पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो कुछ आपने अभी सुना होगा, देखा भी होगा, आपको क्या महसूस होता है? आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है, पैसों का खेल है, बंदरवाट है? पति चुनाव नहीं लड़ सकते तो पत्नी को लड़ा दिया, पत्नी जिन्होंने देहरी कभी लांगी नहीं, जिन्होंने कभी ये नहीं जाना कि वो किस गांव में रहती हैं। आप यकीन मानिए, अभी हमारे एक संवाददाता ने सवाल किया कि आप किस ग्राम से प्रधान चुनी गई हैं, किस गांव की प्रधान चुनी गई हैं। अफसोस, शर्म और मुझे लगता है कि कहां मुंह छुपाएं, ऐसा लगता है कभी कभी
कि आखिरकार उन्हें प्रधान को यह नहीं मालूम कि किस गांव से वो चुनाव लड़ी गई। और ये कुछ बानगी है, कुछ उदाहरण हैं, ऐसे पता नहीं कितने किस्से और अभी दबे होंगे जो कि मीडिया की नजरों में नहीं आए हैं। ओझा साहब बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है राजनीति, सेवा और समाज सेवा तो बिल्कुल ही नहीं रह गई है। अब ये पूरी तरह से रोजगार बन चुकी है। मेवा और जो ये खर्च होता है चुनाव में, जो खर्च होता है, ये खर्च नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है। और जहां तक इसका प्रश्न है कि कौन कितना काम करेगा, ये तो हमें देखना होगा कि कितने लोग ऐसे सक्षम हैं जो इस काम को करने लायक हैं। जब हमारा वोट एक पाउच शराब और एक उस पे 2 बोटी मीट पे बिक रहा हो तो हम किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लोकतंत्र का पूरी तरह से ये मखौल है। और इस मखौल को बनाने में, इस तरह की स्थितियां क्रिएट करने में हर स्तर पे हर वर्ग का योगदान देखा जा रहा है। तो आपने अभी जो कहा कि ये पैसे की बर्बादी, निश्चित रूप से 73वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया और इनके जिम्मे एक बहुत बड़ा कार्य दिया गया। इनकी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई कि जो आगे चल के संसद तक पहुंचती है और अपनी इनिशियल जिम्मेदारी को ही निभाने में ये पूरी तरह अक्षम हुए हैं। क्योंकि अगर नींव ठीक नहीं होगी तो इमारत कभी अच्छी नहीं बन सकती। और नींव की जो हालात हैं वो देखने से ये बहुत साफ पता चल रहा है कि हमारी देश की, हमारे लोकतंत्र की इमारत पूरी तरह से हिली हुई दिख रही है। जी नाहिद अकील, आप लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए आप लगातार काम करती रही और निश्चित तौर पर आपके तमाम जो सामाजिक कार्य हैं उनसे हम भी सरोकार रखते हैं और हम उनकी सराहना और तारीफ भी करते हैं। लेकिन जब हम इन प्रधानी चुनाव का जिक्र करते हैं और हमने जो आपको भी सुनाया और आपने देखा होगा, इनका पहले शिक्षित होना जरूरी है, इनका पहले सामाजिक होना जरूरी है, इनका पहले सामान्य ज्ञान में इनको थोड़ी दक्षता जरूरी है, इनको इनके अधिकार के प्रति जागरूकता जरूरी है और तब कहीं जाकर इनके लिए प्रधान का चुनाव लड़ना जरूरी है। ये पूरी श्रृंखला है, एक सोपान है, सीढ़ियां हैं। हमने सीधे इन्हें उतार दिया कि आप ग्राम प्रधान बन जाइए, पति ने चुनाव लड़ा दिया महिला सशक्तिकरण के नाम पर। उन्हें खुद नहीं मालूम कि वो किस गांव में रहती हैं। ये शर्म नहीं तो और क्या है, ये मजाक नहीं तो और क्या है। देखिए, आपने जो बात कही इसको लोकतंत्र के लिए एक शर्म जरूर है, लेकिन जिस तरह से आप महिला की बात कर रहे हैं ये देश के लिए शर्म है कि आज भी हम बड़ी बड़ी बातें करते नहीं चूकते हैं, लेकिन महिलाओं को बराबरी का हक देने के लिए मानसिक रूप से हम तैयार नहीं हैं। ये अवसरवादिता नहीं है पितृसत्तात्मक समाज की, तो और क्या है कि जहां पर महिला सीट होती है वहां प्रधान, उसका यदि पति नहीं बन सकता है तो वो वहां पर वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता। और उससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारे जो निर्वाचन अधिकारी या वो पूरा तंत्र है जो इसकी निगरानी करता है, उस पे सवालिया निशान है कि जब चुनाव चिन्ह घोषित होता है और उसके बाद जब बड़े बड़े बैनर गांव में चिपकाए जाते हैं तो महिला प्रत्याशी का नाम भी नहीं होता है, उनके पतियों का इतना बड़ा बड़ा नाम होर्डिंग पे लग जाता है फोटो समेत। तो क्या ये रोकने की जरूरत नहीं है? ये भी रोकने की जरूरत है और बराबर की शिक्षा दीक्षा की भी जरूरत है कि औरतें जहां यहां पढ़ाई का ताल्लुक नहीं है, बात यह है कि उसको बाहर निकलने का अवसर कितना मिला। इस बात से ही ये साबित हो रहा है जब वो महिला ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ रही है और उसको पता ही नहीं कि हम किस गांव के प्रधान हैं, तो इस देश के लिए शर्म की बात है कि महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था कितनी अभी लचर है। जहां तक प्रधानी की बात है तो ये कई तरह से आपको देखने की जरूरत है। जी, लोकतंत्र को, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इसके आगे भी है कि मुझे लगता है जैसे आपने भी कहा कि सोचने की जरूरत है, पहली मजबूत इकाई है और राजीव गांधी का सपना था कि इसको मजबूत बनाया जाए। और 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो आया है या महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है
उसमें एक तरफा ही देश में काम किया गया है, दो तरफा काम नहीं हुआ है। कि अगर आप 50% पंचायती राज व्यवस्था जिस तरीके से हम लगातार कहते हैं तो उसी लेवल पे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी महिलाओं के चलाए जाने की जरूरत थी, उनको पढ़ाए जाने की भी जरूरत थी। मुझे लगता है कि आ रहा है महिला प्रत्याशी जो आ रही हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। इन तमाम नियमों में संशोधन की जरूरत है, कम से कम इस लिहाज से संशोधन की जरूरत है कि जिनके पति प्रधान रहे हैं या जिनके रिश्तेदार प्रधान रहे हैं वो चुनाव न लड़ें, या कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम ये जो दबंगई, ये जो पूर्व प्रधान या प्रधान पति के नाम पर जो काम करते हैं, इनसे अलग हटकर महिलाओं को ही सशक्त किया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और कुछ ऐसे नियमों की प्रावधानों की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद में तुरंत हाजिर होते हैं। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेलीफोन नंबर से इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं। बात हम कर रहे हैं ग्राम प्रधान के चुनावों के। मतगणना लगभग अब खत्म हो चुकी है और ज्यादातर परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। अलग अलग जगहों से कई रोचक परिणाम भी आए हैं। कहीं पर हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों से मात खा गए हैं। कहीं पर हमने देखा किस तरीके से जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको ये नहीं मालूम कि वो किस गांव के लिए चुनाव लड़ रही हैं, कहां के लिए चुनाव लड़ रही हैं, और वो खूबसूरती देखिए या बदसूरती देखिए कि वो ग्राम प्रधान पद के लिए निर्वाचित घोषित की गई हैं। अफसोस किंतु सत्य। और यही बात बहुत महत्वपूर्ण समझना, हमारे वो तमाम दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम से, कहते हैं कि बाढ़ का भी हम आकलन करते हैं कि गंगा कितने ऊपर आ गई और उसमें मीटर और पैमाने होते हैं। हम अपनी जिसको कहते हैं कि आर्थिक तरक्की किस तरीके से हो रही है, उसमें भी कई पैमाने हैं। जीडीपी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, हम देखते हैं। हर चीज के पैमाने होते हैं, लेकिन इसका कोई पैमाना है कि हम जो चुनाव करवा रहे हैं लगातार पिछले 60 सालों से, ये कितने स्वस्थ हो रहे हैं या अस्वस्थ हो रहे हैं, ये बीमार हो रहे हैं या सेहतमंद हो रहे हैं चुनाव, ये तमाम चीजों के लिए क्या कोई पैमाना है? और अगर पैमाना ये बता रहा है कि लगातार हमारे चुनाव जो हैं, चुनाव प्रक्रिया अस्वस्थ हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? ओझा साहब, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। ये तो हमेशा कहा जाता है कि हमारे यहां परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ रही है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग, और इसको हम स्वस्थ मानक मानते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं और चुनाव कार्य में हिस्सा ले रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम इतना ही मान लें चुनावी प्रक्रिया के लिए कि यह स्वस्थ प्रक्रिया है? हम इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले बहराइच से हमारे आनंद गुप्ता हमारे साथ में, हमारे एक दर्शक मौजूद हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? कहेंगे ये सर जी, जो ये पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है आज, उसकी मतगणना होने के बाद जी सभी लोगों, विजयी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है जी। ये तो हर 5 साल पे चुनाव होता है, लेकिन जो भी प्रधान चुनाव जीते हैं वो गांव के जनता से जो वादा किया था उन वादों पर कितने खरे उतरेंगे, उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि जो जिन प्रधान पतियों की पत्नियां प्रधान जीती हैं, महिलाएं इस बार सबसे ज्यादा प्रधान जीती हैं, और महिलाएं जो है बंद कमरे के अंदर होती हैं और उनके पति देव जो है सारा कामकाज निपटाते हैं। तो ये तो वही वाली बात हुई कि चोर डाकू लुटेरे सदन में गए, इल्म वाले मंजीरा बजाते रहे, तो ये कैसे होगा ये देश का कल्याण? बिल्कुल सही बात है। ओझा साहब, जो कुछ बात कही हमारे अभी दर्शक ने, सम्मानित दर्शक आनंद जी ने, उनकी बात का भी जवाब हम चाहेंगे, और जो बात मैंने आपसे कही शुरुआत में, हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी आपकी टिप्पणी। सही कहा कि चुनाव सुधार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए। चुनाव दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, और जब तक आत्मा का परिमार्जन नहीं होगा तब तक कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। जरूरत आमूल चूल परिवर्तन की है, सिर्फ वोट परसेंटेज बढ़ाने से कुछ नहीं हो जाता है। और अभी आप देखिए कि पहले राजस्थान ने किया, उसके बाद हरियाणा सरकार ने जब पढ़ाई की एक बाध्यता लगाई और एक व्यक्ति के ईमानदार होने की, मतलब कम से कम सरकार के अपनी संस्था के प्रति ईमानदार होने की बाध्यता लगाई कि जो कर्ज में है वो, तो उस पे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, पढ़ाई लिखाई से कम इतना तो होता है कि वो औरत जो निरक्षर है या वो जो प्रत्याशी जो निरक्षर है, अगर वो 8वां दर्जा 10वां दर्जा भी पढ़ा है
तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि उसका पति ही सपोज या उसका भाई या उसका मालिक जिस कागज पे दस्तखत करा रहा है उस कागज पे लिखा क्या है। और अनपढ़ होने का तो सीधा सा ये अर्थ होता है कि जिस भी कागज पे दस्तखत करा लिया दबाव में हम करेंगे। तो इसलिए जरूरी तो ये हो गया है अब कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस की जरूरत है और इन सब बिंदुओं पे सम्यक विचारोपरांत कानून भी बनाने की जरूरत है। और ये व्यवस्था सिर्फ पंचायत से ही ना शुरू हो, ये पंचायत से राष्ट्रपति तक पे लागू हो। जितने भी चुनाव होते हैं उनमें इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हमारी ये कहने का मतलब कतई न लगाया जाए ओझा जी, ये चर्चाएं चल रही हैं, पढ़े लिखे नहीं है उनमें काबिलियत नहीं, बल्कि उनमें भी काबिलियत है। निचली संसद से लेके और सर्वोच्च संसद तक ये चीजें होनी चाहिए। नाहिद अकील जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, शैक्षणिक स्तर को लेकर आपके कोई विचार थे जिसको आप प्रकट करना चाह रही हैं, आप बताइए। ये लोकतंत्र पे हमला होगा। आपको ये पता होगा बहुत बेहतर, राजस्थान में भी ये कोशिश की गई थी और हरियाणा में भी ये कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी सरकार का ये लोकतंत्र पे सरेआम हमला है। इसलिए क्योंकि हमारे देश में अगर पार्लियामेंट में लोग अंगूठा छाप पहुंच रहे हैं तो पंचायतों पे ही क्यों ये रोका जाए। और इस पे सोचने की जरूरत है। सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, जरूरत इस बात की है जो महिलाओं को घर के अंदर बना करके रखा जा रहा है और उनका वोट जो है आज भी आदमियों के हाथ में है, वो जीत के आ रही, उस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। जिन क्षेत्रों में मैं खुद आपको उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महिलाओं के उदाहरण दे सकती हूँ जो अंगूठा छाप है, जिन्होंने पढ़ा नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और काम करके दिखाया है। तो मैं इस बहस से अभी फिलहाल भारत की जो स्थिति है उससे बिल्कुल सहमति नहीं हूं। नाहिद अकील जी, पर बहस हो। नाहिद अकील जी, इसमें नाहिद अकील जी, ये गरीब और तबका है वो आगे नहीं। नाहिद अकील जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही तो मैं आपको रोक रहा हूं। मैं आपसे कुछ चीजें जानना भी चाहता हूं और अपने दर्शकों के लिहाज से भी। क्या ये देश और देश की व्यवस्थाएं, संस्थाएं अपवादों पर चलती हैं या ये देश ठोस बुनियादी सिद्धांतों पर चलता है? आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि ऐसी कई महिलाओं का हम जिक्र कर सकते हैं, इस 125 करोड़ की जनता में अगर हम कह सकते हैं कि 5,000 या 4,000 या 10,000 महिलाओं का आप जिक्र कर लें, तो क्या उनके हिसाब से, उन अपवादों के हिसाब से ये देश की व्यवस्थाएं चलेंगी क्या? और इसमें क्या खामी नजर आई आपको कि हरियाणा सरकार ने अगर कोई शैक्षणिक स्तर लागू करने की कोशिश की तो इसमें क्या खामी आपको नजर आई? खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं इन चुनावों को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, ग्राम प्रधान में जो महिलाएं जीती हैं उनको लेकर अगर आपके जहन में कोई विचार है, कोई ख्याल है, तो आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं। इस फोन कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। ओझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर सीनियर जर्नलिस्ट और नाहिद अकील हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिद जी, जो सवाल हमने आपसे किए थे, हम चाहेंगे कि आप उनका जवाब दें कि क्या ये देश अपवादों के आधार पर चलेगा, व्यवस्थाएं अपवादों के आधार पर चलेंगी? देखिए, आपके पूरे सवालों का ब्रेक से पहले का मैं जवाब दे दूं। देश अपवादों के आधार पर कभी नहीं चलता है, न चलेगा, लेकिन त्वरित परिवर्तन हमेशा घातक होता है। आप देश में दोहरी शिक्षा नीति खत्म कर पा रहे हैं। आप वो सारे देश में इक्वल एजुकेशन सिस्टम जब तक नहीं लाएंगे तब तक आप कैसे ये सपना देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग आए। आपने लगा दिया कि कक्षा 5 तक अनुसूचित जाति को, 8 तक सामान्य महिलाओं को छूट है और 10वें तक सामान्य पुरुष को छूट है। यही तो हरियाणा और राजस्थान में कानून बीजेपी सरकार लाई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर इकाइयों में परिवर्तन धीमे धीमे होगा। अगर आप त्वरित परिवर्तन, लोकतंत्र की जो सबसे पहली इकाई है वो पंचायती राज व्यवस्था है, एक चीज और आप विधानसभा में भी लागू करें, राष्ट्रपति के लिए भी यही लागू करें, लोकसभा में भी यही लागू करें। शिक्षा आप जहन में मेरे सवाल आ रहे हैं आपसे, जब मैं बात कर रहा हूं तो जहन में मेरे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा आपसे इस तरह के सवाल जवाब चलता रहे। आपने कहा कि बात हो रही है यहाँ पर ग्राम प्रधान के चुनावों के लिए, और 4 और 5 जमात पास की बात यहाँ पर कही जा रही है। चौथी, 5वीं या 6वीं, मुझे लगता है 8वीं और 10वीं का था। दलित और महिला के लिए 8वीं और 10वीं पास जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। क्या एक पूरे गांव में जिसकी आबादी 1000 है, 1000 की तादाद आबादी है, क्या उस पूरे के पूरे गांव में हमें 8वीं पास कोई महिला नहीं मिल सकती क्या? और अगर आज की डेट में हमें नहीं मिल सकती तो पहली बात तो ये शर्म की बात है,
और अगर लगा दिया गया है अगर ये प्रावधान, तो आपको नहीं लगता है कि जो प्रधानपति है, जिनको जो चाहते कि हमारी पत्नियां चुनाव लड़ें, उनको वो पढ़ाएंगे, पहले 1 साल पढ़वाएंगे, 2 साल पढ़वाएंगे, उनके अंदर जागरूकता लाएंगे और चीजें बेहतर होंगी। तो कम से कम पहली बात तो ये है कि इस कदम का स्वागत तो आंख बंद करके किया जाना चाहिए। जो प्लस और माइनस है वो सुझाव के तौर पर देना चाहिए, विरोध उचित है ही नहीं इस पे। मैं बिल्कुल सुझाव के तौर पे दे रही हूं कि आप कोई भी उम्मीद करेंगे तो सरकार से करेंगे, उसके पति से नहीं करेंगे कि वो पढ़ाए तब वो चुनाव लड़े। आपको सरकार से सीधे बात करिए ना कि सरकार ये पढ़ाई की पूरी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। सरकार प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी ये जागरूक हो, हर एक नागरिक, आप हर मोड़ पर वो कमी लगाइए कि अगर इतना पढ़ा नहीं होगा तो सरकारी स्कीम में इतना पढ़ा होगा तो ये सुधार नहीं। 2 ट्रैक है, या तो आवाज ऊपर से नीचे आए या आवाज नीचे से ऊपर जाए। 2 ट्रैक हैं। एक व्यवस्था कायम की गई, जनता परेशान होगी, खासतौर से वो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जब वो समझेंगे कि उनके लिए जरूरत है। रोज मॉडल बनाते हैं और जब बात होती तो कहा जाता है कि नीचे से बनना चाहिए और ऊपर तक विकास होना चाहिए, तब ऊपर से बनता है नीचे की तरफ आता। चलिए, हमारे जब आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो आप उनके पक्ष ले रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट का कि नीचे से ऊपर की तरफ विकास। अब दोनों पे आप एक रजामंदी दीजिए ना। जब विकास करना होता है तो ऊपर के लोग बैठ के तय हैं, मैंने तो सुधार होना पड़ता है तो पहली चोट आप बेचारे गरीबों को दे रहे हैं। मैंने अभी किसी का नाम ही नहीं लिया। बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे और करना भी चाहते हैं कि जिस तरह से मौजूदा सरकार पूंजीवादी ताकतों को बढ़ा रही है तो ये उसके ऊपर चोटी तो है। कहाँ पे पहुंच गए आप? कितनी लंबी बहस आप करें, हमने तो छोटी सी बात कही। मैं तो कह सकती हूँ ना कि रोज मैं जो देख रही हूँ। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्राम प्रधान के पंचायत को लेकर जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ ग्राम प्रधान के पंचायत को लेकर जिक्र कर रहे हैं। 60 साल के बाद एक अदद महिला गांव के लिए कक्षा 8 पास ढूंढ रहे हैं, ये हकीकत है इस देश की। और जब ऊपर से लेकर नीचे तक अभी 60 साल में नहीं हुआ, तो अब नीचे से लेकर ऊपर ही देख लेते हैं। अगले 6 साल में, 5 साल में नहीं मिलेंगी इस बार, अगली बार मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमें चीजें शुरू करनी पड़ेंगी। बीएस तोमर, हर कुर्बानी का है गरीबों से ली जा रही है, हर कुर्बानी क्यों गरीबों से ली जा रही है? क्या आपको लगता है अमीरों के घर, अमीरों की बात का जवाब दीजिए। अमीरों के घर में पद के पास लोग कहते हैं कि प्रधान लूट रहा है। एक आप बताइए, विधायक की 50,000 तनख्वाह, 1 लाख की बात कर रहे हैं, प्रधानों को 1,000 दिया जाता है, तो उसकी सशक्तिकरण मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप। प्रधानों को आप चारों तरफ की बदलाव की बात करिए। नाहिद अकील जी, गांव में ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, 2-2 अच्छे खासे मकान बने हुए हैं, सैकड़ों बीघे जमीन है, खेती करती हैं और गांव की महिलाएं अनपढ़ हैं। ये गरीब हैं कि अमीर हैं? और इनके घर में अगर महिला अनपढ़ है तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये कौन सा गरीब पे जुल्म हुआ? और ऐसे एक नहीं, ऐसे दसियों किस्से हैं। नहीं, आप खाली गरीब पे जुल्म कहां हुआ, मुझे ये बताइए आप। अपवाद नहीं है ये। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो अपवाद नहीं है। चुनाव लड़ने वाले लोग गरीब नहीं होते हैं। आप मानिए, जो चुनाव लड़ते हैं वो गरीब नहीं होते हैं। और ये मामला चुनाव का ही चल रहा है, डिस्कशन हम चुनाव में कर रहे हैं। मैं चुनाव में महिलाओं की अभी बता देती हूँ, गाँव का पंचायतों का नाम, इतने गरीब लोग खड़े हुए हैं चुनाव में जो हम लोगों ने जी वो गरीब नहीं है। देखिए, बहस थोड़ा सा सही नहीं जा रही है। बहस इस तरह से होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक मौजूद है, काफी देर से मौजूद हैं, नियमित दर्शक हैं हमारे साथ में, बीएस तोमर साहब हैं। ये तो महिला केंद्रित, चलिए बीएस तोमर से हम बात कर लेते हैं। महिला को पढ़ा होना चाहिए, महिला केंद्रित पंचायती राज व्यवस्था में आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी इस पे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे जरूर। बीएस तोमर साहब, स्वागत है आपका। आपके पत्र और खत भी हमें मिलते रहते हैं तोमर साहब, शुक्रिया उस बात के लिए भी। लेकिन आप बताइए, इस समय आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, नमस्कार। आपको मेरा खत मिल गया? जी बिल्कुल मिला है, और हमने जरूर उन बातों को पहले ही कार्यक्रम में उठाया हुआ है, इसलिए फिर भी आपका शुक्रिया। आप बताइए, अब आप इस समय क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? मैं कहना ये चाहता हूँ वाजपेयी जी कि ये जो हमारे आपके स्टूडियो में जो मोहतरमा साहब बोल रही हैं जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको केवल एक चीज समझ में आ रही है कि महिलाओं को खाली महिलाओं को, मैं ये कहता हूँ जिस महिला को घर के बाहर कदम रखने की तमीज नहीं है, वो महिला भी प्रधानी का चुनाव लड़ रही है। जिस महिला ने आज से 10 साल 15 साल पहले किसी औरत से बच्चे के पीछे झगड़ा किया था, वो अपने झगड़े का बदला निकाल रही है।
और फिर वो महिला तरक्की क्या करेगी जिस महिला का पति आंख दिखा के काम करवाता हो, जिसका पति कहता हो, जो महिला कहती हो कि नहीं इस एप्लीकेशन पे दस्तखत भैया हम इस पर दस्तखत क्या करी, वो भैया तो है ही नहीं, जब भैया आई है तभी दस्तखत, तभी तुम आयो भैया। तो मतलब ये एक खिलवाड़ चल रही है। और कोई ये कहे कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ संपूर्ण भारत में हर एक गांव में आज लड़कियां पढ़ना शुरू कर रही हैं। आज से 60 साल पहले की जो महिलाएं हैं वो नहीं पढ़ी हैं, मानता हूँ इस बात को। लड़कियां पढ़ रही हैं और पढ़ी हुई लड़कियां जो बाहर जाके बस्ता लेके पढ़ने के लिए जाती, उनके पास इतनी तमीज जरूर होती है कि वो अच्छा बुरा समझने की उनके अंदर क्षमता होती है। ऐसे लोगों को लड़ाइए। अगर महिलाओं को ही लाना है तो नई लड़कियों को लड़ाइए और उनको इतनी ताकत दीजिए कि वो अपनी बात को उस ढंग से कर सकें, जो पद उनका है उसका सही सदुपयोग कर सकें। ये नहीं कि भैया से लड़ाई हुई थी इसलिए हम इसकी एप्लीकेशन पे दस्तखत नहीं करेंगे। आज भैया प्रधानी का चुनाव लड़ने के बाद में जब उनको सरकार ने हटा दिया कि आप नहीं लड़ सकते हैं, आरक्षण महिला का है, तो उन्हीं की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है। जिस पत्नी को यही नहीं मालूम है कि अंगूठा इधर से लगाया जाता है कि इधर से लगाया जाता है, चुनाव लड़के साफ सरपंच बन के खड़ी हो गई वो प्रधान। आपकी बात हुई और मुझे लगता है कि नाहिद अकील जी से भी हम बात करेंगे जरूर। नाहिद अकील जी, तोमर साहब ने सीधे तौर पर ये बात कही, उन्होंने कहा जी इसका जवाब देना है मुझे। जी आप दीजिए, मैं भी यही कह रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अब मुझे नहीं लगता है ये अपवाद हो सकता है किसी भी गांव में कोई लड़की पढ़ी हुई ना मिले। अगर 2 लड़कियां भी पढ़ी हुई मिलती हैं तो मुझे लगता है कि उस गांव में तरक्की हो रही है। और ये जो आपने शिक्षा को लेकर बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, जायज है। उनका ये कहना था, तोमर साहब का ये कहना था कि ये बिल्कुल सही बात है कि पढ़े लिखे होने की बाध्यता होनी चाहिए, 10वीं और 8वीं बाध्यता होनी चाहिए। और ऐसा निश्चित तौर पर मान लीजिए कि कहीं भी 8 और 10 पढ़ी हुई लड़कियां महिलाएं मिल जाएंगी, कोशिश होनी चाहिए, ये वो कह रहे थे। आप अपनी बात कह दें, उसके बाद हम ओझा जी के पास में आएंगे। नाहिद अकील जी अपनी बात आप रखें। मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ मैं ये तोमर साहब को बताना चाह रही हूँ कि वो महिला का चुनाव लड़ना अधिकार है, मतदाता के ऊपर है उसको वोट देकर के विजयी बनाते हैं या नहीं। लेकिन अगर हर गांव से आप एक आंकड़ा निकाल करके चलेंगे कि इस गांव में 5 महिलाएं लड़कियां पढ़ी मिलेंगी, उस गांव में 5 लड़की, जनरलाइज करके बात करिए कि लोकतंत्र है, सभी को, महिला को भी खड़े होने का अधिकार है, पुरुष को भी। वो महिला खड़ी हुई यदि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका पति दबंग है और पति के मुंह पे वोट दे रहे हैं, तो ये मतदाता को तय करना होगा, लेकिन उसके अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। ये मेरा उनके लिए जवाब है। बाकी के जो देश में बहस चल रही है वो बहस होगी और बहस के बाद ये तय होगा कि शिक्षित और शिक्षित। फिर जब ये बात आएगी तो हर पायदान पे हमें शिक्षा का जो एक पैमाना है वो रख करके सोचना पड़ेगा। हमारे ही देश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी थी, तब क्यों नहीं किसी ने बहस छेड़ी? बिहार की लालू जी के बल पे तो उनको वोट मिला था। ओझा जी, अपना क्या ओझा जी बहुत देर से आप खामोश रहे हैं। बिहार की मुख्यमंत्री की मैं बात कर रही हूँ। देश की में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उन सारी नजीरों को भी याद रखना चाहिए। ओझा जी कितना सहमत है? कितना सहमत? तो सबसे पहले अब हमें ये समझना होगा, नहीं देखिए, हम इस बहस में एक पहलू और होना चाहिए था जो मुझे लगता है कि ये बात भी तय होनी चाहिए कि राजनीति जो है चुनाव से सीधी जुड़ी हुई है, ये सेवा है या रोजगार है, जो हमने पहले कहा था। और अगर ये रोजगार है तो फिर इसके मानक तो तय करने पड़ेंगे, और सेवा नहीं है ये निश्चित हो चुका है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर धन लेके अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो समाज सेवा तो नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज यह है कि अगर जहां भी सरकारी धन इन्वॉल्व हो रहा है, वो चाहे 1 नया पैसा हो, वहां सरकार को नियम बनाने का अधिकार है। और जहां तक अभी नाहिद जी ने कहा था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ना अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। इसलिए सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी,
हाँ, वो किसी के अधिकारों का हनन करने वाली ना हो, लेकिन हर चीज को एक फ्रेमवर्क में तो रखना पड़ेगा। अब अगर हम ये कह दें कि नहीं, हम किसी भी नियम कानून को नहीं मानेंगे, उस पर बहस हो सकती है, उसको न्यायालयों में चैलेंज किया जा सकता है कि इससे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस पर विचारोपरांत संशोधन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और भी बताना चाहता हूं कि अभी जो 14वां वित्त आयोग आया है, इसने कुछ जिम्मेदारियां भी अब डाली हैं पंचायतों पे, उनका ऑडिट होना है। अगर जो भी है, हम ये नहीं कहते कि वो महिला है या पुरुष है, दलित है, सवर्ण है, अवर्ण है, इसकी बात ही नहीं है। जो भी चुनाव लड़ रहा है उसका कुछ ना कुछ एक शिक्षित होना तो जरूरी है कि अगर ऑडिटर उससे पूछता है कि ये पैसा आपने कहां खर्च किया, ये आपने क्या लिखा है, तो उसका जवाब उसका क्या होगा? क्या वो अपने पति को, अपने भाई को, किसको बुलाएगी कि आके ये बताइए? और जो जिसको बुलाएगी, क्या उसको ये बताने का अधिकार है? और एक बात और में हाँ, हम इनकी इस बात से सहमत हैं कि उन लोगों को पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए जी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका शिक्षित होना जरूरी है। अंबिका प्रसाद जी, एक चीज और, सर्वोच्च न्यायालय में ये केस चल रहा है। जब राजस्थान में ये शुरू किया गया था तो उस पे मामला न्यायालय में है। नहीं हो गया, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी हरियाणा सरकार की बात को मान लिया है। उन्होंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय लोग गए थे इसके खिलाफ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के कार्य पे मुहर लगाई है जी। चलिए हम इस चर्चा में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जी मनीष जी बताइए। आगे हम बढ़ेंगे इस चर्चा में और इस मुद्दे को, ये पुरुष और महिला सशक्तिकरण से बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दरअसल ये चुनाव जो होते हैं, ये चुनाव एक तरफ तो हम करते हैं, कहते हैं कि भाई भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और गांव प्रधान या पंचायती राज व्यवस्था को पुख्ता तौर पर लागू किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखने में ये जो बहुत गंभीरता के साथ मैं यहां कहना चाहता हूं, ये एक तरफ तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, दरअसल ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाज में विघटन पैदा हो रहा है। ग्राम प्रधान कैसे चुनाव होते हैं कि दीवार से दीवार लगी हुई घर है और उन दोनों ही घरों में प्रत्याशी हैं और दोनों ही घरों में जिंदगी भर की वैमनस्यता हो जाती है। हमने देखा है समाज में किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर विघटन पैदा होता है, ये इन चुनाव में देखा है। और आगे आने वाले कुछ महीनों में देखिएगा किस तरीके से हिंसा बढ़ जाती है, किस तरीके से हम देखते हैं गांव में खून खराबा होने लगता है। क्या इन बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि उन चुनावों का स्वरूप थोड़ा सा बदलना चाहिए? अंबिका प्रसाद जी, इस सवाल बेहद महत्वपूर्ण भी है और गंभीर भी है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। और इसमें मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है और जब तक इसको हम सही नहीं करेंगे तब तक हमारी सारी प्रक्रियाएं गलत हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और अब तक जो प्रयास नहीं हुए उसी का परिणाम है ये। और अभी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो इस पे मुहर लगाई, हो सकता है वो आगे आधार बने चुनाव सुधार का, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो आपने बात कही है, इसके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि अब हम इसमें गंभीरता से सोच करके कुछ नियमों में परिवर्तन करें और इस बात की व्यवस्था करें। क्योंकि आज जो स्थिति आ गई है, आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी हो गया है कि किस तरह से इस चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान और अभी आने वाले 5 सालों में शायद जितने मर्डर, जितने लड़ाई झगड़े इस चुनाव में होते हैं उतने विधायक और लोकसभा के चुनाव में नहीं होते। उसका रीजन है कि जो हमारा प्रत्याशी होता है वो किसी दूसरे क्षेत्र से होता है। लेकिन इसमें ये इतना जटिल सवाल है कि इसका बहुत आसान हल नहीं होगा, क्योंकि हम इस बात को नहीं रोक सकते हैं कि 2 दीवारें एक में मिली हुई हैं तो दोनों को हम रोक दें। लेकिन उसके लिए एक गंभीर चिंतन की जरूरत है और इसके लिए एक रास्ता खोजने की जरूरत है कि किस तरह से धन बल, बाहुबल को इस चुनाव में रोका जाए। सारे चुनाव में रोकने की जरूरत है, लेकिन इसे हम बेस इकाई कहते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति की पहली सोपान है ये, और अगर हमारी पहली सोपान ही लड़खड़ा गई तो हम आगे तक कहां चढ़ के जाएंगे। और पहली सोपान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ओझा साहब, क्योंकि सीधे लगभग 40 से ज्यादा विभागों का संबंध, आगे ले चलें, लगभग 40 से ज्यादा विभागों का सीधा संबंध ग्राम प्रधान से पड़ता है। 1 करोड़ से ज्यादा का सीधा धन ग्राम प्रधान के हाथ में होता है कि वो उसको किस तरीके से खर्च करे। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर आप देख लीजिए तो गांव का विकास सिर्फ एक गांव का नहीं, एक ग्राम पंचायत में लगभग 4 से 5 गांव आते हैं, उनका विकास ग्राम प्रधान के निहित होता है, अंडर कस्टडी में होता है। तो ऐसा ग्राम प्रधान शिक्षित भी हो, सामाजिक भी हो, निष्पक्ष भी हो और बेदाग भी हो। ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए
तो मुझे लगता है अपने ऊपर के सोपान अपने आप सुधर जाएंगे और ये नजीर होनी चाहिए, पेश करनी चाहिए राज्य सरकारों को, क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये जो एक्सीलेटर बढ़ रहा है ब्रेक कहां पर लगना चाहिए, ब्रेक बहुत जरूरी है। और बात हम कर रहे हैं ग्राम प्रधान के चुनावों की। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं चुनाव, लोकतंत्र का पहला पायदान है। गांव की सरकार, गांव की गवर्नमेंट, गांव का विकास सीधे ग्राम प्रधान के अंडर में आता है और गांव में किस तरीके से कहां पर पैसा लगना है ये ग्राम प्रधान निश्चित करता है। लेकिन अफसोस की बात यह कि जो तस्वीर इन मतगणना के बाद में जो विजयी प्रधान रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है कि वो किस गांव के प्रधान बने हैं। और जब ये बात मैं कह रहा हूं तो सीधे सीधे सवालिया निशान, एक बड़ा सा सवालिया निशान लगता है इन चुनावों को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर और ये जो धन का दुरुपयोग हो रहा है इसको लेकर। अब यहां पर जरूरत है कि लोकतंत्र के नाम पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, मतदाता पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ इतनी तो बात हम कहते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये स्वस्थ चुनाव हो रहे हैं, स्वस्थ परंपरा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, देश सशक्त हो रहा है। क्या ये देश सशक्त हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और इस एक्सीलेटर पर ब्रेक कहां पर लगाया जाए ये बहुत जरूरी है। अंबिका प्रसाद जी, बहुत सारी बातें सामने आई, वो कौन कौन से नियम, वो कौन कौन सी बातें जो आपके जहन में इस वक्त आ रही हैं सुझाव के तौर पर कि ग्राम पंचायत की जो पहली इकाई है इसको सशक्त किया जाए, चाहे वो बात योग्यता को लेकर हो, और जो बात आपने कही बेहद महत्वपूर्ण कही कि सेवा भाव है तब तक तो कोई योग्यता की बात नहीं है, लेकिन जब ये मेवा भाव यहां पर आ गया तो हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि हम भाई किसको ये मेवा दें, कौन इसकी योग्यता रखता है, कौन काबिल है इस मेवा के, यानी कि जब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो उसका अपना कितना विजन बनता है, ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। बताइए ओझा साहब, क्या सुझाव रह सकते हैं? मनीष जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो बात मैंने कही कि अगर गवर्नमेंट एक्सचेकर से एक नया पैसा भी जा रहा है तो उसके लिए निर्धारित होनी चाहिए योग्यता। और ये बात चूंकि मैं पहले पायदान की बात कर रहा हूं इसलिए यहां से कर रहा हूं, वरना ये बात मैंने पूरी राजनीति के लिए कही है और ये बात मैंने प्रधान पद से लेकर के राष्ट्रपति तक के लिए कही है। उसमें सारे जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं उन पे आता है, हर पद के लिए मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब चूंकि इस समय जिस उस पे आप बहस ऑर्गेनाइज किए हैं मैं उस पे बोल रहा हूं, अगर ये बहस संसदीय चुनाव पे होती तो मैं उस पे भी यही बात कहता और शायद इसको और विस्तृत ढंग से कहता। आप ये देखेंगे कि इस चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में ऐसा क्या है कि 1-1 करोड़ रुपए लोगों ने खर्च किए हैं जी। कहां से? जिसका बजट ही 1 करोड़ है साल का, उसमें प्रत्याशियों ने 1-1 करोड़ रुपए, मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं। और जिस तरह से धन और बाहुबल का इसमें सहारा लिया गया है उससे तो यह साफ हो गया है कि इसमें सेवा भाव तो समाप्त है पूरी तरह से। हाँ, हर नियम के एक अपवाद होते हैं बहुत सारे, और उनकी हम बात यहां नहीं कर रहे हैं। जो बात पहले आपने कही कि अपवाद के आधार पे कानून में एक अपवाद का डाल दिया जाता है कि यदि ऐसा हुआ तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक समग्र रूप से एक नीति बनानी पड़ेगी और उसको बनाने के लिए सबसे पहला कदम तो यही हो सकता है। नाइक जी मेरी बात से सहमत ना हो, क्योंकि इनका कहना है कि अभी से क्यों, तो कभी से तो शुरुआत करनी होगी। इसलिए ये एक व्यवस्था तो अब करनी होगी। ये पंचायत चुनाव तो आप मान लीजिए कि आज हो गया, हम आज ही ये तय कर लें कि आगे जो भी चुनाव होने हैं उनमें हम एक शिक्षा का स्तर तो कम से कम ध्यान में रखें। शिक्षा से मतलब मेरा ये नहीं कि वो बहुत विद्वान होना चाहिए, लेकिन वो इतना जरूर जाने कि हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की आवश्यकता क्या है। और हमें, क्योंकि हर गांव की, हर क्षेत्र की एक अलग नवैयत होती है जिसके हिसाब से उसके विकास की जरूरत होती है। हो सकता है जो आज मैदानी इलाके में जरूरत हो वो पहाड़ों में ना हो, पहाड़ों में दूसरी तरह की आवश्यकता हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखिए तो ग्राम प्रधान के लिए जो अलग अलग निर्धारित मानक हैं, जो योजनाएं हैं, जो 6-7 सेंटर की योजनाएं हैं बहुत बेहतरी के लिए है, प्लस जो आपके स्टेट में है, हर ग्राम सभा के लिए 6 समितियों का गठन मिनिमम जरूरी है। नाहिद अकील जी, बहुत संक्षेप में, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, नाहिद अकील जी बहुत संक्षेप में आपकी तरफ से अपने कुछ सुझाव, वक्त खत्म हो रहा है, आपकी तरफ से अपने कुछ सुझाव, वक्त खत्म हो रहा है।
देखिए, मेरी तरफ से सुझाव है कि प्रधानों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, लेकिन उनको एक स्वतंत्र रूप में आज काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो दिया जाना चाहिए। जो सचिव दिए जाते हैं उसके ऊपर लोड बहुत होता है, एक एक सचिव को 8-8, 10-10 पंचायतों को देखना होता है, उसमें सुधार किया जाए। ये सारे सुधार की जरूरत है। और पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो जिला स्तर पे पंचायती राज अधिकारी हैं, उनके भी हेलो जी, चलिए, आपकी बात हमें मिल रही है और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चीजें बेहतर होंगी। और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद इसलिए कि एक बेहतर कल की और उम्मीद एक बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था की। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत।